हे गाइस, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ कॉर्नर। होप यू एंड ऑल योर्स आर डूइंग वेल। तो आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक के थर्ड चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ऑलरेडी अपलोडेड, आप उसको चेक कर सकते हो। सेकंड चैप्टर को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो आज हम थर्ड चैप्टर को एक वन शॉट लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विद इन 35 मिनट्स हम कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में यार दो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, दैट इज नीति आयोग एंड एनडीसी। दोनों ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो के एंड तक रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। क्योंकि नीति आयोग से अभी जो 2021 के अंदर टर्म 1 का पेपर हुआ था उसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। साथ के साथ आपको नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। साथ के साथ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन को क्वेश्चन फॉर्मेट में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के पहले पेज के ऊपर उड़ीसा की एक केस स्टडी दी गई है। तो बेसिकली यार उड़ीसा के अंदर काफ़ी सारे आयरन और रिजर्व्स थे, इसीलिए बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो एक कोरियन कंपनी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लेते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है, इंडस्ट्रीज लगाओ। तो गवर्नमेंट का बेसिक एम ये था कि एक तो डेवलपमेंट होगी स्टेट की, साथ के साथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी तो स्टेट के पास पैसा आएगा और काफ़ी सारी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। ठीक है, अब इसी सिचुएशन को हम एक ट्राइबल पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। तो जब इंडस्ट्रीज आएगी तो उनके घरों को हटा दिया जाएगा, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे, तो जो उनका लाइवलीहुड डिपेंड होता था फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इनको। इसी तरीके से जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो आर्ग्यू करते हैं क्योंकि माइनिंग होगी तो बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, जिससे एनवायरमेंट को बहुत हार्म पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने देखा कि गवर्नमेंट का ये पर्सपेक्टिव था, ये ट्राइबल पॉपुलेशन का पर्सपेक्टिव था और ये एनवायरमेंटलिस्ट का पर्सपेक्टिव था। अब इसका आउटकम क्या होता है, जो लोग होते हैं वो उस कंपनी के ऑफिस के बाहर जाते हैं और वहां पे प्रोटेस्ट करते हैं कि इस एमओयू को कैंसिल करो। ठीक है, अब स्टेट गवर्नमेंट आती है बीच के अंदर, वो आर्ग्यू करती है कि अगर इस तरीके से होगा तो ये एक बहुत बैड एग्जाम्पल सेट करेगा इंडिया का वर्ल्ड इमेज के ऊपर। ठीक है, क्योंकि पहले तो हमने किसी कंपनी को प्रपोजल दिया कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, जब वो एग्री कर जाती है तो हम उसको कैंसिलेशन की डिमांड करते हैं। इससे इवेंचुअली बाकी जो कंट्रीज इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रही होगी वो भी नहीं करेंगी, राइट। तो इस एग्जाम्पल से यार हमने ये समझा कि जो गवर्नमेंट का गोल था कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो डेवलपमेंट होगी, वो भी गलत नहीं है। वहीं ट्राइबल पॉपुलेशन जो आर्ग्यू करती है उनके घर डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो भी गलत नहीं है। और साथ के साथ जो एनवायरमेंटलिस्ट आर्ग्यू कर रहे हैं कि एनवायरमेंट को हार्म पड़ेगा, वो भी गलत नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए सेम नहीं होता है। ठीक है, जिन लोगों को जॉब्स मिलेगी उनके लिए डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन जिन लोगों के घर जाएंगे उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। इसीलिए डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बेस्ड ऑन देयर सिचुएशंस एंड देयर सर्कमस्टांसेस एंड देयर नीड्स। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हमें इस स्लाइड के अंदर समझना था। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हमें ऐसे काफ़ी सारे डिसीजंस लेने थे, ऐसी काफ़ी सारी प्रॉब्लम आनी थी। तो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने चैलेंज पढ़ा था नेशनल इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें चैलेंज है कि किस तरीके से इंडिया ने डेवलपमेंट को परस्यू किया। ठीक है, डेवलपमेंट एक बहुत वास्ट टर्म है और हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट का मतलब सबके लिए अलग अलग है और गवर्नमेंट को सबको इक्वलिटी देनी थी, सबको खुश रखना था, तो कितना डिफिकल्ट होने वाला था। तो ऐसे केस के अंदर यार हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि जो पॉल्यूशन होने वाला है उसको क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब जो ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना था उनको पैसे देने चाहिए, उसके कंपेंसेशन के, जो भी उनके घर वगैरह टूटेंगे। साथ के साथ उनको रिहेबिलिटेशन फैसिलिटीज देनी चाहिए, कोई दूसरी जगह उनके लिए देनी चाहिए कि आप वहां पे जाके सेटल अप हो सकते हो। तो कुछ इस तरीके से सारी चीजें प्लान आउट करनी पड़ती है, तभी जाके वो डेवलपमेंट, एक्चुअल डेवलपमेंट सबके लिए साबित हो पाती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमें फेस करनी थी। तो हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है कि डेवलपमेंट कोई हलवा नहीं था, राइट। काफ़ी सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पे। ठीक है, तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है हमारे सामने दो मॉडल होते हैं, या तो हम कम्युनिस्ट सोशलिस्ट देख सकते हैं या फिर हम लिबरल कैपिटलिस्ट देख सकते हैं। ये जो आइडियोलॉजीज है हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो हमारी बुक का पार्ट 1 का जो बुक ए है उसके अंदर है, कोल्ड वॉर और एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो उसको अच्छे से समझ लेना, तभी ये चैप्टर सही से समझ में आएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। सोशलिस्ट मॉडल के अंदर जो स्टेट होता था वो सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करता था, वहीं कैपिटलिस्ट मॉडल के अंदर जो प्राइवेट प्लेयर्स होते थे वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे होते थे। ठीक है, तो अब इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर ज्यादातर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो सोशलिस्ट मॉडल से इंप्रेस थी। उसके अंदर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कम्युनिस्ट पार्टी भी आती थी, लेकिन लिबरल कैपिटलिज्म के काफी फ्यू सपोर्टर्स थे। ठीक है, तो बहुत एक तरीके से बहुत सारे व्यूज आ रहे थे। कोई चाहता था कि इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो, कोई चाहता था कि इंडिया क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हमें एग्रीकल्चर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे थे, लेकिन एक चीज पर सब अग्री कर रहे थे, क्योंकि इंडिया को अभी इंडिपेंडेंस मिला है तो सारी चीजें हम प्राइवेट एक्टर्स या हम कैपिटलिस्ट मॉडल को कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होना ही चाहिए इकोनॉमी पे। जो लीडर्स थे, जो पार्टीज थी या जो पब्लिक ओपिनियन था वो इस चीज को सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो ना ही हमने कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मॉडल अपनाया, ना ही
अपनाई हमने, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाया, हमने एक बीच का रास्ता मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया, ठीक है। दोनों मॉडल से कुछ कुछ एलिमेंट लिए, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। फिलहाल इसको याद रख के देखो तो कि हमारे सामने ये 2 ऑप्शंस थे, ठीक है। अब चैप्टर के नाम पे आते हैं, अगेन क्या है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, मतलब हमें प्लानिंग के बारे में पढ़ना है कि डेवलपमेंट को किस तरीके से प्लान करके किया गया। तो यार प्लानिंग कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर हम सोशलिस्ट मॉडल को देखते हैं तो यूएसएसआर ने प्लानिंग ऑलरेडी अडॉप्ट किया हुआ था। इंडिया की टर्म्स में अगर हम बात करते हैं तो 1944 के अंदर एक बॉम्बे प्लान को लॉन्च किया गया था। बेसिकली जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो साथ में आ गए थे और उन्होंने एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट और हम, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, हम दोनों साथ में मिलकर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट निकाले, प्लान करके प्रॉपरली। बट उसमें बेसिक डिमांड इनकी यही थी कि स्टेट को मेजर इनिशिएटिव लेना चाहिए, स्टेट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। तो थोड़े थोड़े स्टेप्स हो रहे थे इंडिया के अंदर कि हमें प्लान्ड वे में चीजें करनी है, हमें रैंडम कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे प्लान्स आ रहे थे। साथ के साथ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सब लोग ये अग्री कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद प्लानिंग करना डेवलपमेंट की सबसे पहली हमारी क्राइटेरिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट बेसिकली आइडियोलॉजीज होती है, फैक्शंस होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो हर कंट्री में हमें देखने को मिलते हैं। तो यार जो लेफ्ट होते हैं वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी होनी चाहिए, गवर्नमेंट को फेवर करना चाहिए पुअर को या फिर डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए जिससे गरीबों का भला हो सके, ये मानना है। भाई राइट ये मानते हैं कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी के अंदर हद से ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसको कुछ कुछ एरियाज के अंदर करना चाहिए, साथ के साथ कंपटीशन फ्री होना चाहिए और मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो ये प्राइवेट या कैपिटलिस्ट की साइड ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हमारे सोशलिस्ट होते हैं और राइट हमारे कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है। अब आती है यार हमारी प्लानिंग कमीशन, तो हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में आती है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरपर्सन होता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का बेसिक यही काम था कि उसको काफी सारी स्ट्रैटेजीज बनानी या पाथ बनाने, ऐसी पॉलिसीज को इवॉल्व करना है जो इंडिया की डेवलपमेंट में काम आ सके, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से आता है। 2021 के टर्म 1 में आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन नंबर बी, प्लानिंग कमीशन इज द राइट आंसर। अब एक नया टॉपिक ऐड किया गया है, दैट इज नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल यानी एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो बेसिकली ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, ठीक है। इसको प्राइम मिनिस्टर ही लीड कर रहे होते हैं। ये सेटअप की गई थी 6 अगस्त 1952 के अंदर, ठीक है। ये बेसिकली 5 ईयर प्लान कमीशन को ही सपोर्ट कर रही होती है, उसके साथ ही इसकी कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो प्लानिंग कमीशन के साथ काम कर रहे होते हैं एंड दे मेक श्योर कि बैलेंस्ड और रैपिड डेवलपमेंट हो रहा हो अमंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब हमें पता है यार प्लानिंग कमीशन को किसने रिप्लेस कर दिया, नीति आयोग ने, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एनडीसी अभी भी एग्जिस्टेंस में है, एनडीसी अब नीति आयोग के साथ काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अंडरस्टैंडिंग 5 ईयर प्लान मॉडल। तो इंडिया ने यूएसएसआर जिस तरीके से उसने 1928 के अंदर एक 5 ईयर प्लान मॉडल अडॉप्ट किया था, जिसमें बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है वो हर साल एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है, अपने अगले 5 सालों में वो इन एरियाज के अंदर पैसा खर्च करने वाली है। सपोज ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब जब भी नई गवर्नमेंट आती है, नया टेन्योर आती है, तो उसमें बताती है, मेमोरेंडम होता है प्रॉपरली कि अगले 5 सालों में हम ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने वाले हैं। सपोज हम यहाँ पे एक डैम बनाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे एक मेट्रो लाइन लेके आएंगे, हम एग्रीकल्चर के अंदर इतना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये ऑलरेडी गवर्नमेंट स्टार्टिंग पीरियड जो होता है उसके अंदर बता देती है कि हम ये करने वाले हैं, ठीक है। अब जो बजट होता है, जो ये जो 5 ईयर प्लान के अंदर जो ये मेमोरेंडम या जो डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें 2 तरीके का बजट बनता है, एक होता है नॉन प्लान बजट और एक होता है प्लान बजट, ठीक है। प्लान बजट मतलब जो साल की स्टार्टिंग में प्लान हो गया है कि अगले 5 सालों में इन एरियाज के अंदर डेवलपमेंट होगी, और नॉन प्लान बजट ईयरली बेसिस पे बनता है कि इस साल के अंदर हमारे ये जो रूटीन खर्चे हैं, जैसे सैलरी हो गया या छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हो गए, उसको नॉन प्लान बजट में डाला जाता है, ठीक है। इसकी एडवांटेज ये होती है कि ये गवर्नमेंट को फोकस करने देता है एक लॉन्गर टर्म इंटरवेंशन पे कि आपका 5 साल का प्लान आ गया है, 5 साल के अंदर इस एरिया को हम इतना डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही याद रखना है कि हमने सबसे पहला प्लानिंग कमीशन बना ली, ठीक है, और हमने क्या किया, 5 ईयर प्लान मॉडल को अडॉप्ट किया, जो कि कहां से लिया था हमने, यूएसएसआर से लिया था, ठीक है। 5 ईयर प्लान में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट अपने अगले 5 सालों में आने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर या जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी डिटेल देती है। उसमें भी अब 2 कैटेगरीज बन जाती है, एक होती है नॉन प्लान बजट जो ईयरली बेसिस पे हर साल अपडेट होता रहता है, ठीक है, और एक होता है प्लान बजट जो 5 साल का बनता है, ठीक है, हो गया। अब देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, सारी चीजें देखते हैं। तो पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। इसमें बेसिक एम यही था कि पॉवर्टी को घटाना है, सबसे पहला प्लान था। तो बहुत लोग एक्साइटेड थे कि क्या होगा प्लान के अंदर, किस तरीके से प्लानिंग होगी, ठीक है। तो जो KN राज थे वो यंग इकोनॉमिस्ट जो इस प्लान में इन्वॉल्व थे, जो मेजर थे जिन्होंने इस प्लान को ड्राफ्ट किया था, उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट रखी थी, क्योंकि इंडिया अभी आज़ाद हुई है, ठीक है, हमने बड़ी मुश्किल से प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन वगैरह किया है, ठीक है, तो हमें
एटलीस्ट जो आने वाले 2 डिकेड से आने वाले 20 साल है उन तक हमें धीरे धीरे डेवलपमेंट करनी है, मतलब हमें कछुए की चाल से डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम आराम आराम से डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या थी यार इस टाइम पे, जब पार्टीशन हुआ था तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। जो ऑलमोस्ट 70% नॉन इरीगेशन एरिया था जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती थी वो पाकिस्तान के पास चला गया था, ठीक है। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के पास चली गई थी एग्रो बेस्ड, तो इसीलिए एग्रीकल्चर को बहुत अर्जेंट अटेंशन चाहिए थी, ठीक है। तो जो पहला 5 ईयर प्लान आया उसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को ही फोकस किया गया, ठीक है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आए जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम बनाया गया, ठीक है। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, जैसे कि अपर सीलिंग लगाई गई थी, जमींदारी को अबॉलिश किया गया था, वो हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस प्लान का बेसिक एम यही था कि हम इंडिया क्योंकि एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही इन्वेस्ट करेंगे ताकि लोगों की इनकम रेज हो जाए और उनकी कुछ सेविंग्स हो जाए, और जब सेविंग्स होगी तो वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट होगी, ठीक है। ये बेसिक एम था हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। अब आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे, तो वो हुआ था 1956 से लेकर 1961 तक। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर पे फोकस कर लिया था। अब सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था, ठीक है। इसको किसने ड्राफ्ट किया था? पीसी महालनोबिस। ये नाम याद रखना, एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, कैसे भी करके आते हैं, ठीक है। अब ये जब प्लान फाइनलाइज होने ही वाला था तो कांग्रेस पार्टी ने अपने एक रेजोल्यूशन हुआ था अवध के अंदर, उसमें क्लियरली बिल्कुल ओपनली बोल दिया था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी अपनाने वाले हैं, हम सोशलिस्ट मॉडल अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अब क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमें इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है, तो गवर्नमेंट ने जो भी इंपोर्ट्स होते थे बाहर से, जो भी चीजें आती थी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर हाई टैक्स लगा दिया, ठीक है। तो अब इवेंचुअली क्या होगा, लोग उन चीजों को नहीं खरीदेंगे, रादर देन जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, उनको लोग खरीदेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट्स की बजाय, ठीक है। तो इसीलिए इससे क्या हुआ, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प हुआ, ठीक है। साथ के साथ अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज आई, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आई, रेलवे इंडस्ट्रीज आई, स्टील इंडस्ट्रीज, मशीनरीज, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर डेवलप हुई। गवर्नमेंट ने इनका ठेका लिया, गवर्नमेंट ने इनको अंडरटेक किया और वहाँ पे डेवलपमेंट हुई। अब फर्स्ट फेज के अंदर एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया था, लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उन्होंने इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट की, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही थी, ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ रही थी। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान भी ओवरऑल ठीक ठाक था इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इस प्लान को जब इंप्लीमेंट किया तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इंडिया एक टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री था, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज लानी है तो हमें टेक्नोलॉजी तो अच्छी चाहिए ना, एडवांस्ड हमें मशीनरी चाहिए। तो इवेंचुअली क्या हो रहा था, हमारा बहुत सारा जो फॉरेन रिजर्व था, फॉरेन जो पैसा था, वो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा था, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे थे, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था उसमें ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रीज पे था, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो फूड शॉर्टेज की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। और थर्ड ये थी कि इंडियन प्लानर्स को इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि पहले 5 सालों में आपने एग्रीकल्चर पे फोकस कर दिया, अब एग्रीकल्चर बिल्कुल नेग्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी इस प्लान की। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे 2019 में आया, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, और हमें वो प्रॉब्लम्स भी लिखनी है जो इससे इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे हमने फेस की थी। तो अभी हमने पढ़ा कि 3 फीचर्स हम बता देंगे और फिर 2 प्रॉब्लम्स जो हमने अभी भी देखी वो भी बता देंगे। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान का डिफरेंस बताना है, तो उसको हम डिटेल में लिखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। तो वो आया था 1961 से लेकर 66 तक। इसके अंदर दोनों ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ध्यान में रख के प्लान बनाया गया था, दोनों ही सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई थी, ठीक है। इस फेज तक आते आते हमने फूड ग्रेन के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी अटेन कर ली थी, साथ के साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक्सपैंड हो रही थी, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही थी, ठीक है। लेकिन क्रिटिक्स कहती हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था। वो बोलते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर भी एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर किया गया था, नेग्लेक्ट किया गया था, और अर्बन बायस यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। अब आता है फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान आना था 1966 के अंदर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है और वो 3 साल बाद 1969 के अंदर आता है। तो बिटवीन 96 टू 1969 3 ईयर तक डिले होता है, और 3 ईयर्स तक 1 ईयर प्लान चलता है। काफ़ी सारे रीजंस थे, एक तो इंडो चाइना वॉर हो गया था 1962 के अंदर, ठीक है, फिर इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया था, फिर ड्रॉट आ गए थे जिससे फूड सफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, फिर ऑयल प्राइसेस राइज हो गए थे, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नेहरू की डेथ हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या प्लान किया कि हम थोड़े टाइम तक 5 ईयर प्लान, जो एक बड़ा प्लान हम बनाते हैं, हम उसको पोस्टपोन करते हैं, हम ईयरली प्लान्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं,
ठीक है। तो अब आता है कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो कि हमारा पेज नंबर 92 पे दिया गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है हु इज एड्रेसिंग द पीपल इन द कार्टून। तो ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमें अच्छे से लिखना होगा दैट पंडित जवाहरलाल नेहरू इज एड्रेसिंग द पीपल इन द कार्टून। सिंपल लिख के नहीं छोड़ना है। अगर हम पूरा लाइन लिखते हैं नंबर हमको तब भी पूरे ही मिलेंगे, बट एक टीचर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि बच्चा पूरा अच्छे से आंसर लिख रहा है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पीपल सिंबलाइज इट। अब जो ये लोग बैठे हैं क्या सिंबलाइज कर रहे हैं? द पीपल सिटिंग ऑन द कार्टून आर स्टार्व्ड पीपल। ये गरीबी को पोर्ट्रे कर रहे हैं, दे आर सिंबलाइजिंग पॉवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया ऑन विच प्लान द कार्टून इज हाईलाइटिंग। तो यहाँ पे लिखा गया प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान की तरफ। जो पंडित नेहरू वो इनको बोल रहे हैं कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग केरला मॉडल। तो अभी तक यार हमने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग देखी, मतलब सेंटर एक प्रॉपर प्लान बना रहा है जो ऑल ओवर द कंट्री इंप्लीमेंट हो रहा है सभी लोगों को ध्यान में रख के। डिसेंट्रलाइजेशन पता है ना कि जो फेडरलिज्म का मॉडल होता है कि सेंटर की कुछ पावर स्टेट को दे दी जाती है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइज। तो हम यहाँ पे स्टेट लेवल पे प्लानिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें केरला का एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो केरला ने बेसिकली क्या किया था 1987 से लेकर 1991 तक काफी न्यू डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव्स लिए थे, जिसके अंदर वॉलंटरीली सिटीजन ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी, जिसमें लोग अपने सजेशंस दे सकते थे, अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते थे कि डेवलपमेंटल मॉडल में इस तरीके से होना चाहिए। तो यार गवर्नमेंट जो है वो एक ऑफिस के अंदर बैठी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो वहां के लोग ही अच्छे से बता सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लोगों को इस प्लानिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कराया कि आप बताओ आपके एरिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरीके से लोगों को पंचायत, ब्लॉक समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो पंचायत लेवल पे होती है उनके अंदर भी उनको प्लान मेकिंग में उनका काम बंटवाना स्टार्ट किया है। तो बेसिकली जो ये इनिशिएटिव लिया गया था इसके अंदर जो केरला था उसने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर। ठीक है। एंड डिस्पाइट बीइंग लो पर कैपिटा इनकम और रिलेटिवली लो इंडस्ट्रियल बेस, आज के टाइम पे केरला ने ऑलमोस्ट टोटल लिटरेसी अचीव कर लिया, लॉन्ग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लो इन्फेंट एंड फीमेल मॉर्टेलिटी रेट है, इसके अलावा हाई बर्थ रेट है एंड हाई एक्सेस टू मेडिकल केयर है। और ये सब पॉसिबल हो पाया जब गवर्नमेंट ने वहां के लोगों को प्लानिंग के अंदर शामिल किया। ठीक है। उनसे ओपिनियन ले और उनके अकॉर्डिंग काम किया। ठीक है। तो ये एक काफी अच्छी केस स्टडी थी। इसी के ऊपर बेस्ड एक पैसेज है, पैसेज को हम नहीं पढ़ रहे हैं, वही सब लिखा हुआ है। तो 2020 के अंदर आया था 5 मार्क्स के अंदर। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो व्हाट इज मेन बाय सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। तो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जहां पे सेंटर मेन होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके थ्रू पूरी कंट्री के लिए, ओवरऑल नेशन के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इन विच 2 ways इज डिसेंट्रलाइजेशन बेटर देन सेंट्रलाइजेशन। हमें बताना है कि कौन से 2 तरीके हैं जिसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन इज फार बेटर देन सेंट्रलाइजेशन, बिकॉज जो लोकल पीपल होते हैं वो ज़्यादा एक अच्छे ऑल्टरनेट दे सकते हैं, बिकॉज दे नो द रियलिटी एट द ग्राउंड लेवल। साथ के साथ यहाँ पे जो प्लान्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी सिंपल और ईजियर होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल लेवल। तो ये 2 बेनिफिट्स हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है द केरला मॉडल ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन विच एरिया। तो कौन से एरिया पे फोकस किया था इन्होंने? एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर और पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर फोकस किया था, इसीलिए उन्होंने इतना अच्छे से डेवलप किया। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है की कंट्रोवर्सीज। तो दैट इज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज और दूसरी हमारी प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रीज। तो यार इस टॉपिक में बेसिकली पहले हम एग्रीकल्चर के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स पढ़ेंगे और फिर इंडस्ट्रीज के फेवर में आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे। तो जो लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते थे उन्होंने आर्ग्यू किया कि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर क्योंकि हमने इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस कर दिया तो एग्रीकल्चर ने काफ़ी मेजर सेटबैक सफर किया। तो जो अचीवमेंट हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कर ली थी उसको पानी हो गया, बिकॉज हमने सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। यहाँ पे जेसी कुमारप्पा जो एक इकोनॉमिस्ट है वो कहते थे कि हमें रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तभी हम इस पॉवर्टी की साइकिल से बाहर निकल पाएंगे। साथ के साथ एक और आर्गुमेंट दी गई है, दैट इज चौधरी चरण सिंह, जो कि एक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे लेकिन बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली, दैट इज भारतीय लोकदल। तो ये सपोर्ट करते थे कि जितने भी प्लान्स है वो एग्रीग्रेन सेंट्रिक होने चाहिए, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हमें इसीलिए रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ के फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट आती थी। तो वो लोग जो लोग इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते थे वो कहते थे कि बिना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हम पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है। तो बेसिकली ये आर्ग्यू करते थे कि प्लानिंग के अंदर एग्रीग्रेन स्ट्रैटेजी हमारे पास ऑलरेडी है, इंडिया ऑलरेडी एक एग्रीकल्चरल नेशन है, तो हम ऑलरेडी फूड ग्रेन्स के अंदर सस्टेनेबल है, हमें अब अपने रिसोर्सेज को पुल आउट करके ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं प्राइवेट वर्सेस पब्लिक पर। तो सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को देखते हैं। तो इंडिया ने ना तो कैपिटलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया था और ना ही सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट किया था, बजाय कि हमने दोनों ही मॉडल्स के कुछ कुछ एलिमेंट्स को मिला करके एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल निकाला था। तो ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर है, ट्रेड और इंडस्ट्रीज है, उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था, लेकिन काफ़ी सारी हैवी इंडस्ट्रीज जैसे ऑयल इंडस्ट्रीज आज तक हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इसके अलावा ट्रेड को रेगुलेट करती है और कुछ क्रूशियल इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में टाइम टू टाइम स्टेट के थ्रू होता रहता है। ठीक है। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट
आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं प्राइवेट के सपोर्ट में क्या है। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि प्लानर्स ने प्राइवेट सेक्टर को इनफ स्पेस नहीं दिया, गवर्नमेंट ने हद से ज़्यादा इंटरवीन किया, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट थी वो टाइम टू टाइम काफ़ी सारी हर्डल्स क्रिएट कर रही थी प्राइवेट कैपिटल के लिए बाय इंस्टॉलिंग सिस्टम ऑफ लाइसेंस एंड परमिट फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाता तो डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर तरीके से होती। ठीक है, थर्ड इन्होंने कहा क्योंकि स्टेट कंट्रोल थिंग थी तो इनएफिशिएंसी और करप्शन बहुत आम बात थी, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर के आर्ग्यूमेंट में कौन कौन सपोर्ट करता है। तो जो पब्लिक सेक्टर के क्रिटिक्स हैं वो बोलते हैं कि स्टेट ने ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं किया पब्लिक एजुकेशन फैसिलिटी से, इसी वजह से ये सेक्टर्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, और सेकंड ये आर्ग्यू करते हैं कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर, जो लोग पहले जिनके पास थोड़े बहुत पैसे होते थे, जब गवर्नमेंट पॉलिसीज आई तो उनको सारा बेनिफिट उनको मिला रैदर देन पुअर, इसीलिए एक मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस में आ गई जो अब एक अच्छी सैलरी के साथ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एंजॉय कर रही है। तो बेसिकली इनकी आर्ग्यूमेंट यही है कि पुअर्स का कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। तो अब क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जैसे 2016 में आया था 4 मार्क के अंदर, इवेल्युएट द मेजर आउटकम्स ऑफ द इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसके अंदर हमें प्राइवेट वर्सेस पब्लिक की ही दोनों आर्ग्यूमेंट्स डालनी होगी। ठीक है, अब एक कार्टून दिया गया है पेज नंबर 56 पे। पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे। तो द कार्टून इज ट्राइंग टू बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर टू मेंटेन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमिक अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि कौन ये पर्सन है जो ये बैलेंस करने का ट्राई कर रहा है। तो दैट इज अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पूछा गया है हाउ वाज बोथ सेक्टर्स मैनेज। तो पंडित नेहरू मेड बैलेंस बिटवीन बोथ सेक्टर्स बाय अडॉप्टिंग द मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी टू कोएग्जिस्ट द प्राइवेट एंड द पब्लिक मॉडल। ठीक है, अब देखते हैं मेजर आउटकम्स। तो इससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेवलपमेंटल गोल्स सबके लिए डिफरेंट होते हैं। उसके बाद प्लानिंग कमीशन एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान के ऊपर इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। ठीक है, थर्ड प्लान के अंदर दोनों ही चीज़ों को स्टेबलाइज करने की तैयारी की गई। फिर हमने मेजर कॉन्ट्रोवर्सीज पढ़ी एग्रीकल्चर वर्सेज इंडस्ट्रीज। जो एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करते थे वो ब्लेम कर रहे थे कि हमें सेकेंड 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए था, हमें एग्रीकल्चर को ही ग्रो करना चाहिए था। वहीं जो इंडस्ट्रीज़ के सपोर्टर है वो कहते हैं कि बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कंट्री की पॉवर्टी से एलिवेट नहीं किया जा सकता। सिमिलरली हमने फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था। तो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक में हमें काफ़ी सारे आर्गूमेंट देखने को मिलती है। जो प्राइवेट के सपोर्टर्स होते हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि गवर्नमेंट ने प्रॉपर स्पेस नहीं दिया और उन्होंने काफ़ी सारी उनकी चीज़ों में इंटरवीन किया, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर सही से डेवलप नहीं हो पाया। वहीं पब्लिक सेक्टर आर्ग्यू करता है कि गवर्नमेंट ने सही से इन्वेस्टमेंट नहीं की पब्लिक रिसोर्सेज या पब्लिक फैसिलिटीज़ में, जिससे इवेंचुअली एक मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस में आ गई जो आज के टाइम पे सारी फैसिलिटीज़ को एंजॉय कर रही है और पॉवर्टी बिल्कुल भी एलिवेट नहीं हो पाई। ठीक है, तो यार फटाफट से वो आउटकम्स देख लेते हैं। तो इस टाइम पीरियड के दौरान काफ़ी बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया था। नंबर 1 बड़े बड़े मेगा डैम्स जैसे कि भाखड़ा नांगल और हीराकुंड हो गया, इनको डेवलप किया गया था फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन फैसिलिटी। सेकंड, पब्लिक सेक्टर के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी हैवी इंडस्ट्रीज जैसे हमारी स्टील प्लांट्स हो गई, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, इनको डेवलप किया गया था। थर्ड, आफ्टर इंडिपेंडेंस ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स हुई थी, जिससे इवेंचुअली कनेक्टिविटी तो बढ़ी थी, साथ के साथ हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी बूस्ट हुई थी। ठीक है, तो अब ये जितने भी मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए थे इनको काफ़ी सारी क्रिटिक्स लेनी पड़ी थी कि इनसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुआ है, इनका कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। बट एट द एंड हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया ने जो भी मॉडल अपनाया उसके अंदर चारों ही एलिमेंट्स, हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट थे। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का रोल भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। ठीक है, तो ओवरऑल जो भी हमने की कंट्रोवर्सीज पढ़ी थी, चारों ही एलिमेंट्स इंडियन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड आउटकम पे, दैट इज लैंड रिफॉर्म। तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पढ़ा था कि काफ़ी सारे लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंट किए गए थे, जिनमें से 2 रिफॉर्म बहुत सक्सेसफुल रहे थे। सबसे पहला जो जमींदारी सिस्टम आ रहा था कॉलोनियल सिस्टम से, उसको अबॉलिश कर दिया गया था। सेकेंड, गवर्नमेंट ने लैंड को कंसोलिडेट करने के बहुत से एफर्ट्स लिए थे। तो कॉलोनियल रूल के टाइम पे लैंड जो थी वो बहुत ज़्यादा बाइफ्रैक्चुरेट हो गई थी, छोटे छोटे हिस्सों में बट गई थी, जिससे प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए थे कि किसी तरीके से इन लैंड को कंसोलिडेट इकट्ठा करके उनके ऊपर एग्रीकल्चर की जाए ताकि उससे प्रोडक्शन बढ़े, और काफ़ी हद तक गवर्नमेंट इस चीज़ में सक्सेसफुल भी रही थी। इसके बाद 2 रिफॉर्म्स और किए गए थे जो इतने सक्सेसफुल नहीं थे। पहला था अपर लिमिट या सीलिंग का। तो सपोज एक विलेज है जिसके अंदर गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि किसी भी बंदे के पास 5 हेक्टेयर से ऊपर का लैंड नहीं होगा, और अगर इससे एक्स्ट्रा उसके पास लैंड होती है तो उस लैंड को लैंडलेस फार्मर्स या गरीबों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि एक इक्वल डेवलपमेंटल हो सके सबकी। ठीक है, इक्वली ये जो प्रपोर्शन बना हुआ है बिटवीन रिच एंड पुअर, इस गैप को कम किया जा सके। लेकिन इवेंचुअली होने क्या लगा, जिन लोगों के पास 5 हेक्टेयर से ऊपर लैंड थी वो अपनी एक्स्ट्रा लैंड को या तो किसी रिश्तेदार के नाम करा देते या किसी दोस्त के, तो इवेंचुअली लैंड अभी भी उनके पास रही, उन गरीबों को तो मिली नहीं। ठीक है, तो ये एक मेजर फेलियर थी इस रिफॉर्म
का कोई फायदा नहीं हो सका। सेकंड, गवर्नमेंट ने टीनेंट्स के लिए लीगल सिक्योरिटी अनाउंस की थी कि उनको बेवजह जॉब पे से नहीं निकाला जा सकता, उनको टाइम टू टाइम वेजेस देनी चाहिए, ठीक है। बट हमारे जो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटिंग थे, टीनेंट्स को इसका कोई बेनिफिट नहीं हो पाया, उनका एक्सप्लॉइटेशन कंटिन्यू रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म्स में प्रॉब्लम क्या थी। तो यार ये जितनी भी पॉलिसीज थी, अपर सीलिंग हो गया, टीनेंट्स के लिए लीगल सिक्योरिटी हो गया, इन पॉलिसीज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, ये बहुत अच्छी पॉलिसीज थी। प्रॉब्लम थी इनकी इंप्लीमेंटेशन में, क्योंकि जो लैंड ओनिंग क्लासेस थी वो सोशल और पॉलिटिकल पावर में बैठी थी, तो वो अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग, अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग सारी चीजें कराती थी। इसीलिए काफी सारे लैंड रिफॉर्म्स जो सिर्फ प्रपोजल ही थे वो कभी लॉ में टर्न नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस, और अगर वो हो भी गए तो वो सिर्फ पेपर पे रहे, उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। जैसे 2019 में आया था कि हमें 2 ऐसे रिफॉर्म्स बताने हैं जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे, जो 2 तो सक्सेसफुल रहे और 2 जो नॉन सक्सेसफुल रहे। तो सक्सेसफुल रहे थे हमारे अबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी एंड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, एंड अनसक्सेसफुल रहे थे हमारे लीगल सिक्योरिटी फॉर टीनेंट्स एंड अपर सीलिंग। बिहार द विक्टिम ऑफ 1960s फूड क्राइसिस। तो 1965 से लेकर 1967 तक लगातार 2 साल तक बहुत मेजर सूखा आया था हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। इसीलिए 4th 5 ईयर प्लान भी 3 साल तक डिले हो गया था। तो इसके अंदर जो वर्स्ट सफरर था वो ये था यार बिहार, ठीक है। तो बेसिकली इतनी ज्यादा फूड क्राइसिस वहां पे हो गई थी कि जो कैलोरी इनटेक था उनका 2200 पर कैपिटा से घट के 1200 पर कैपिटा आ गया था। इसके अलावा जो डेथ रेट था वो 34% इंक्रीज हो गया था और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई था, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक मेजर इंपैक्ट पड़ता है यार जूनिंग पॉलिसी का। तो जूनिंग गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हुई थी कि सपोज हरियाणा के अंदर जो व्हीट प्रोडक्शन है वो हरियाणा के विदिन तो कहीं पे भी आप बेच सकते हो, लेकिन आप उसको किसी दूसरे स्टेट बिहार या फिर पंजाब वगैरह में नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो अब बिहार के अंदर सूखे का इतना ज्यादा इंपैक्ट था कि एक तो उनकी खुद की क्रॉप फेलियर हो गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस जूनिंग पॉलिसी वो किसी दूसरे स्टेट से फूड क्रॉप्स या किसी भी चीज को इंपोर्ट ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से बिहार की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब रही और ये भी रीजन रहता है कि बिहार आज भी बैकवर्ड एरियाज के अंदर आता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट रियलाइज करती है कि हमारी 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है और तब भी हम ये फूड क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट सोचती है कि अब हमें सेल्फ सफिशियंसी मेंटेन करनी है। साथ के साथ इस टाइम पे हम मेजरली यूएसए पे डिपेंड थे अपनी फूड एड के लिए, और यूएसए हमें कॉन्स्टेंटली प्रेशराइज कर रहा था कि हम अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को चेंज कर ले, प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर ले, ठीक है। तो अगर ऐसा ही करना होता तो हम नाम ही अडॉप्ट ना करते ना। हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल इसीलिए अपनाया क्योंकि दोनों ही चीजों का हमें बेनिफिट लेना था, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट एक नई पॉलिसी अडॉप्ट करती है। तो इससे पहले क्या होता था, गवर्नमेंट जो थी गरीब लोगों को सस्ते दामों पर HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सारी फैसिलिटीज देती थी। तो अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इस एड को कट करेंगे, गरीबों को देने के बजाय अब कुछ सालों तक हम कुछ वेल ऑफ पीजेंट्स को देंगे जिनके पास अच्छी खासी लैंड है, ठीक है, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, ताकि उनको जब हम एड देंगे एक्स्ट्रा वो प्रोडक्शन बूस्ट कर सके और हमारी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो सके इन टर्म्स ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा ही किया, HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स जो वेल ऑफ फार्मर्स थे उनको देना सप्लाई किया। साथ के साथ गवर्नमेंट ने ये भी एश्योरेंस दी कि एक गिवन प्राइस रेट के ऊपर उनका प्रोडक्ट वो खरीदेगी नो मैटर वट एवर हैपन्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज वी कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। यहां से ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी, हरित क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। इसमें मेजर बेनिफिशियरीज थे तो इसके मेजर बेनिफिशियरीज रिच पीजेंट्स और लार्ज लैंड होल्डर्स थे, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मेजर थे, ठीक है। बट इससे अब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब जिन गरीबों को थोड़ी बहुत हेल्प जो गवर्नमेंट दे रही थी अब वो भी कट हो गई है, ठीक है। तो एक जो ये रिच और पुअर का गैप था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एंड एक्सेप्ट पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बाकी स्टेट्स की जो डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हो रही थी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट एड वो बिल्कुल ही कम हो गई थी, ठीक है। भले ये 3 स्टेट्स डेवलप हो गए, बाकी स्टेट्स के ऊपर मेजर इंपैक्ट पड़ा था। साथ के साथ एक आर्ग्यूमेंट या डिबेट आज के टाइम पे कि ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत सारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ था क्योंकि काफी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 2 मेजर आउटकम्स और थे। हमने पढ़ा था कि लेफ्ट विंग जो होती है वो पुअर पीपल को सपोर्ट करती है, दे वांट कि गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज पुअर पीपल के अराउंड सेंटर करे। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो इनको एक मौका मिल गया था, ठीक है, टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स। तो काफी सारे प्रोटेस्ट हुए थे। सेकेंड, इस टाइम पे यार एक एग्जिस्टेंस आ गई थी मिडिल क्लास की, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने उन लोगों को हेल्प की थी जिनके पास मीडियम साइज होल्डिंग थे, उनको कुछ कुछ बेनिफिट मिले थे। तो अब जब उनको ऐसे बेनिफिट्स मिले तो वो बहुत ज्यादा पावर में आ गई थी, ठीक है। और ये वही मिडिल क्लास है जो अब एग्जिस्टेंस में आ गई है, जो अब एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जी रही है, ठीक है। ये हो गया। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है जैसे 2015 में आया 4 मार्क में, डिस्क्राइब एनी 4 कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ये हम आसानी से लिख सकते हैं। या फिर आ जाएगा कि आपको 2 पॉजिटिव बताने और 2 नेगेटिव बताने। तो पॉजिटिव के अंदर हमारे पास है कि एक तो हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा
सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे, और जो पंजाब, उत्तर प्रदेश और ये वाला जो एरिया है ये बहुत मेजरली डेवलप हो गया था और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, जिससे इवेंचुअली हमारी इकॉनमी बूस्ट हुई थी। ठीक है। सेकंड, 2 नेगेटिव के अंदर हम यही बता सकते हैं कि गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया था। ठीक है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ था। ओके तो अब जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था वैसे ही एक वाइट रेवोल्यूशन हुआ था जिसको बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। तो ये था बेसिकली मिल्क को लेके। तो ये रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था वर्गीस कुरियन ने, इसे बोलते हैं मिल्कमैन ऑफ इंडिया, नाम याद रखना, 1 मार्क में आता है। ठीक है। तो एक आनंद करके एक जगह, एक टाउन थी, छोटा सा कस्बा था गुजरात के अंदर, वहाँ पे ये जो अमूल हमें आज देखने को मिलता है वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें अबाउट 2 या 2 से हाफ मिलियन मिल्क प्रोड्यूसर आए थे। तो इसमें बेसिकली हुआ ये था कि द वाइट रेवोल्यूशन एम्ड एट इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर क्लोजर बाय एलिमिनेटिंग द मिडल मैन को बिल्कुल कट कर दिया गया था, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ला दिया गया था। ठीक है। इसका बेसिक एम यही था कि एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, साथ के साथ रूरल हाउस होल्ड के अंदर इनकम और सेविंग्स को इंक्रीज करना है, जिससे कि पॉवर्टी एलिवेट हो सकेगी रूरल एरियाज के अंदर। ठीक है। तो अब तो यहाँ हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद एक पैरा और दिया गया था, ये समझाती हूँ। उससे पहले कंफ्यूज मत होना कि हमने एक्चुअली में क्या अडॉप्ट किया है। आज तक हमारा एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल चलता आ रहा है, ना हमने कैपिटलिस्ट को अडॉप्ट किया है प्रॉपरली, ना हमने सोशलिस्ट को कराया। प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक दोनों डिफरेंट सेक्टर साथ के साथ काम करते रहते हैं। ठीक है। अब 1960s तक की तो कहानी हमने पढ़ ली कि लैंड रिफॉर्म्स हुए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हुआ था, सेकंड में हुआ था, थर्ड में हुआ था। बट 1960 के बाद लीडरशिप में चेंज आता है, नेहरू की डेथ हो जाती है, इंदिरा गांधी आती है। ठीक है। और इंदिरा गांधी का अगर आप टाइम पीरियड देखते हो तो उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स थे वो सोशलिस्ट पॉलिसी की तरफ ज्यादा इंक्लाइन थी। ठीक है। इन्होंने पावर में आने के साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, और ज्यादातर जो इनके प्रोग्राम्स थे वो प्रो पुअर प्रोग्राम्स थे। ठीक है। तो आफ्टर 1960s ऑलमोस्ट जब तक इंदिरा गांधी पावर में रहती है, सोशलिस्ट हमारी एक तरीके से ज्यादा इंक्लाइनेशन पब्लिक सेक्टर में होता है। ठीक है। लेकिन ये जो स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था ये भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं चला, बिकॉज 1950 से 1980 तक की अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो काफी भद्दे रेट पे हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, दैट वाज 3 to 3.5%। तो लोगों को जो ये फेथ आया था सोशलिस्ट सिस्टम में कि गवर्नमेंट को सारी पॉलिसीज लेनी चाहिए, उसके अंदर धीरे धीरे वो लूज करते जा रहे थे बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी एंड द करप्शन। इससे आउटकम ये हो रहा था कि जो पॉलिसी मेकर्स थे वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्टेट की जो इंटरवेंशन है उसको रिड्यूस करना चाह रहे थे, और 1980s के ऑनवर्ड हमें काफी सारी चीजें ऐसे देखने को मिली भी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हो तो दैट इज नीति आयोग। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है बट आई विल मेंशन इट हियर। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन थी, बट अगर हम स्पेशली 21st सेंचुरी में देखते हैं, इस ग्लोबलाइज्ड एरा के अंदर देखते हैं जिसके अंदर काफी नए नए चैलेंजेस है, तो प्लानिंग कमीशन काफी हद तक इनइफेक्टिव और इररिलेवेंट बन चुकी है। ठीक है। बिकॉज वो अभी तक उस ओल्ड स्ट्रक्चर या ओल्ड फ्रेमवर्क में ही काम कर रही थी। तो जब नरेंद्र मोदी पावर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो 15 अगस्त 2014 वाली स्पीच के अंदर प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश करने के बारे में बात करते हैं, और फाइनली 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर देता है। ठीक है। अभी इसका काम सेम ही है बट थोड़े बहुत क्राइटेरियाज बदल गए हैं। तो देखते हैं क्या फीचर्स है। तो नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो बेसिकली ये वही काम करता है, स्ट्रैटेजीज बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, पॉलिसी प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब जो प्राइम मिनिस्टर है होते हैं इंडिया के, ही इज रिगार्डेड एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसके अलावा यही वाइस चेयरपर्सन जो होते हैं नीति आयोग के उसको अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन हमारे नीति आयोग के थे अरविंद पनागरिया, और अभी करंट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज डॉक्टर राजीव कुमार। नाम को याद रखना, 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 टर्म 2 में आया है, इन विच ईयर वाज द नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड। सो ऑप्शन नंबर बी 2015 इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग इज ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट दी गई और ये बताना है इनमें से कौन सी सही है। पहला, नीति आयोग एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन, सही है। सेकंड, नीति आयोग एक्ट अगेंस्ट टेररिज्म, नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए करता है बट एग्जैक्टली हम ये नहीं लिख सकते। थर्ड, नीति आयोग एक्ट इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट है। नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब आ जाते हैं PYQ बेस्ड मैप क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन 2019 में आया है, 2018 में भी रिपीट हुआ है। स्टेट रिलेटेड टू डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडर द नेम ऑफ अपूल। तो ये था अपना गुजरात। यहाँ पे क्या हुआ था, मिल्क रेवोल्यूशन। सेकंड आया था 2018 के अंदर अगर हम बात करते हैं, द स्टेट विच फेस्ड अ नियर फेमिनाइन सिचुएशन इन 1960s, तो दैट इज बिहार। इसके अलावा स्टेट बेनिफिटेड बाय ग्रीन रेवोल्यूशन, यहाँ पे यूपी टिक करके दिया गया तो हम यूपी लिखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे हरियाणा और पंजाब होता तो वो भी दोनों ऑप्शंस सही होते।
सी हियर वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देते हो चैप्टर, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ज़्यादा नहीं है। तो हमारे चैप्टर का नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। तो बेसिकली हमें इसमें यही देखना है कि किस तरीके से हमारे डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी रही है इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की। तो हमने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में पढ़ा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट करती थी, ठीक है। हमने उसके बाद फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान और थर्ड 5 ईयर प्लान को पढ़ा। साथ के साथ एक एनडीसी जो न्यूली एडेड टॉपिक था उसको भी हमने डिस्कस किया। प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन एनडीसी अभी भी नीति आयोग के साथ काम करता है, ठीक है। तीनों हमारे वो हो गए। फिर हमने की कंट्रोवर्सीज पढ़ी, दैट इज बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, प्राइवेट एंड पब्लिक। बट हम कंक्लूड करके ये कह सकते हैं कि चारों ही एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने डिफरेंट क्रिटिक्स पढ़ी जिनको याद रखना इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद हमने ग्रीन रेवोल्यूशन देखा और व्हाइट रेवोल्यूशन देखा, और हमने मेजर आउटकम्स देखे कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी। तो मेजर आउटकम्स वही थे कि डैम्स बिल्ड हुए थे, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुई थी, काफी बड़ी इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेंस में आई थी। इसके अलावा हमने लैंड रिफॉर्म्स को डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमने नीति आयोग के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। आई होप एक्सप्लेनेशन समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो याद, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।